दोस्तों नमस्ते। आज से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ और आज मेरे ज़हन में देश की अदालतें हैं। मैं मानता हूँ कि कानून का होना बड़ी बात है, फिर चाहे वह कोई देश क्यों ना हो। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं कि मनुष्य यदि सामाजिक प्राणी है तो उसका एक कारण कानून भी है। ज़रा सोचिए कि यदि कानून ना हो तो फिर कानून का खौफ ना हो तो क्या हो। एक उदाहरण है एकदम ताज़ा। जगदीश मास्टर बिहार में नक्सल आंदोलन के प्रणेता रहे। जाति के कोयरी थे लेकिन बड़े क्रांतिकारी थे। 1970 के दशक में इस स्कूल मास्टर ने उन सामंतों से उनका चैन छीन लिया था जो आए दिन शाहाबाद के इलाकों में गरीबों पर जुल्म ढाते थे। उनके दामाद हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके एक करीबी रिश्तेदार के ऊपर हाल ही में नट जाति के लोगों के साथ मारपीट का आरोप है। जगदीशपुर के पुलिस थाने में जो मामला दर्ज कराया गया है उसके मुताबिक श्री भगवान सिंह कुशवाहा के करीबी जो कि मुखिया बताए जाते हैं को नट जाति के दो लोगों को कुर्सी पर बैठे रहना रास नहीं आया और उसने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में वहाँ के स्थानीय विधायक हैं मनोज मंजिल, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। मनोज मंजिल ने भी इस संबंध में एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले में मैंने श्री भगवान सिंह कुशवाहा से दूरभाष पर बातचीत की और उन्होंने सारे आरोपों को खारिज किया है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार जरूर किया कि मारपीट की घटना हुई है। अब उनके हिसाब से तो यह है कि घटना जो है वो गर्म खून की वजह से हुई, इसमें जातिगत भेदभाव का कोई मामला नहीं है। मैं उपरोक्त घटना के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह काम अदालतें करें तो बेहतर। मैं तो यह सोच रहा हूं कि यदि कानून नहीं होता तो क्या होता। श्री भगवान सिंह कुशवाहा और उनके करीबी को अलग रखते हैं, कोई और उदाहरण लेते हैं। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। जिस जगदीशपुर में घटना घटी है बिरकुवर सिंह वहीं के रहे। मैं वहाँ 3 बार गया हूँ रिपोर्टिंग के सिलसिले में। वहाँ के दलित पिछड़े आज भी बिरकुवर सिंह को सम्मान के साथ याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते यह पूछने पर एक ग्रामीण ने मुझे बताया था कि वहाँ कुंवर सिंह के जो ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने बहुत जुल्म ढाया है। सचमुच यदि कानून नहीं हो या कहिए कि कानून का खौफ न हो तो हमारी बहन बेटियों का क्या हो। यह कानून का खौफ ही तो है कि आज कोई भी अपराध करने से पहले आदमी इतना ज़रूर समझता है कि उसे जेल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अपराधी अपराध नहीं करते। इसके पीछे भी कई वजहें हैं। मैं तो कल पटना में हुई एक घटना के बारे में सोच रहा हूँ। एक दलित आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार की शिकायत SC/ST थाने के कोतवाल ने दर्ज नहीं की। सुधीर कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उनकी नाक के बाल के जैसे कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहा। अब चूंकि सुधीर सरकारी IAS अधिकारी हैं तो हुआ यह कि उन्हें थाने में घुसने तो दिया गया, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी गई, लेकिन कोतवाल गायब रहे। मैं यह हमेशा सोचता हूं कि कानून के होने का मतलब तभी है जब उसका अनुपालन करने वाला तंत्र हो, नहीं तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या का एक मामला 1992 में दर्ज किया गया था।
इसे पंडारक हत्याकांड भी कहते हैं। तब चुनावी रंजिश में 2 यादवों की हत्या कर दी गई थी। एक मृतक को तो सीधे उसकी खोपड़ी में गोली मार दी गई थी। मुझे नहीं पता कि पुलिस की रिपोर्ट में किस तरह के हथियार से हत्या की बात दर्ज है, लेकिन मेरे संज्ञान में जो बातें आईं उनके हिसाब से ज़रूर राइफल रहा होगा। एकदम 0 पॉइंट के हिसाब से गोली मारी गई होगी, तभी मृतक की खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। यह मामला मेरे संज्ञान में तब आया जब पटना हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार का नाम ही अभियुक्तों की सूची से हटा दिया। अब जब सूबे की शीर्ष अदालत ने अभियुक्तों की सूची से नीतीश कुमार का नाम हटा दिया तो बात खत्म हो जाती है। अब वे अपराधी हैं या नहीं यह तो उनका ज़मीर जाने। ज़मीर का मतलब अंतरात्मा। नीतीश कुमार के मामले में अंतरात्मा शब्द का बड़ा महत्व है। खैर, मेरे सामने दिल्ली से प्रकाशित जनसत्ता है। इसके पहले पन्ने पर 2 कमाल की खबरें हैं, और जो खबर नहीं है वह वाकई में खबर होकर भी खबर नहीं है। हाँ, मैं दानिश सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। वही दानिश, साहसी फ़ोटो जर्नलिस्ट, जिसकी मौत 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान में हो गई। हालांकि विदेश मंत्रालय के हवाले से कुछ बातें कही गई हैं। मसलन यह कि उसका पार्थिव शरीर तालिबान ने रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया है। जब मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ तो यह मुमकिन है कि दानिश को सुपुर्दे खाक कर दिया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी मुझे बेहद खतरनाक लग रही है। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हर व्यक्ति के मरने अथवा मारे जाने पर देश का प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करे ही। यह तो उसकी सदिच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन दानिश की एक अपनी पहचान थी। दानिश को पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सम्मान हासिल था। वह भारत का नौजवान था। क्या प्रधानमंत्री ने शोक केवल इसलिए व्यक्त नहीं किया कि वह मुसलमान था? मैं यह मानता हूं कि निश्चित तौर पर यही वजह रही है। नहीं तो नरेंद्र मोदी का हृदय तो बड़ा कोमल है। इतना कोमल है कि एक राजपूत क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगने पर भी बेचैन हो जाते हैं और ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए। उसे उदार होना चाहिए, लेकिन यह बात किसी कानून में नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए जिन अर्हताओं का उल्लेख है उसमें भी यह बात नहीं है कि प्रधानमंत्री उदार हृदय का स्वामी हो। कानून होता तो निश्चित तौर पर मोदी दानिश की मौत पर शोक व्यक्त करते। खैर, मैं तो 2 खबरों की बात कर रहा हूँ। एक खबर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ के लिए लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर अटूट भरोसा है। यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दूसरी खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट की है। हरिद्वार के मुसलमान बहुल मंगलौर कस्बे के एक रहवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने कुछ ऐसा कहा है जिसे पढ़कर वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। याचिका मार्च में हरिद्वार में बुचड़खानों पर रोक से संबंधित थी। पीठ ने कहा है कि आम आदमी क्या खाएगा यह तय करना राज्य का काम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आम आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा यह तय करना राज्य का काम नहीं है। एक और टिप्पणी जो बहुत शानदार है। कोर्ट ने कहा है लोकतंत्र का अभिप्राय है अल्पसंख्यकों की रक्षा। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी सुरक्षा सरकार कैसे करती है या लोकतंत्र में कैसे होता है। कोर्ट ने कहा है सभ्यता का आकलन केवल इस बात से किया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है।
4 दिन पहले बिहार में 11 जुलाई 1996 को हुए बथानी टोला नरसंहार के याचिकाकर्ता नईमुद्दीन भाई का फ़ोन आया। उन्होंने यह जानकारी दी कि स्थानीय माले विधायक ने बथानी टोला में बने शहीद स्मारक का रंग रोगन कराया है और संगमरमर लगवाया है। वहाँ नरसंहार की बरसी पर इसका उद्घाटन भी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 12 दिसंबर 2012 से नरसंहार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2013 में एक बार सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब 5 जजों की पीठ करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब से सुप्रीम कोर्ट में जजों का अकाल है। इस बीच मुख्य याचिकाकर्ता किशुन ठाकुर का देहांत हो गया है। 2 और याचिकाकर्ता भी मर चुके हैं। मन खिन्न होता है जब अदालतों का यह स्वरूप सामने आता है। बिहार के जन कवि हैं कृष्ण कुमार विद्रोही। उनकी एक पंक्ति है, बाथे बथानी नगरी एक के कहानी सगरी, कोर्ट से भैली निसहाय जी। काश जनकवि कृष्ण कुमार विद्रोही की यह पंक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुँचे, वो सुने। बथानी टोला ही नहीं, बाथे के जो नरसंहार पीड़ित हैं, मियाँपुर के हैं, शंकर बीघा के हैं, ये सारे मामले, इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे कुछ बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।